Assalamu alaikum viewers. I hope you are doing great. Let's start from where we left off. And really, many thanks for giving so much love to my last video. Today, we are going to talk about hazard identification, the step in the risk assessment. To understand the importance of hazard identification, let's have a look at Bhopal gas accident, which is also known as Bhopal gas tragedy, which happened between 2nd and 3rd December 1984 at Union Carbide India Limited pesticide plant at Bhopal. Over 500,000 people were exposed to toxic gas MIC, that is methyl isocyanate, and 1,000 people were killed immediately, and many suffered long-term ill health, and over kilometers groundwater and the soil contaminated by the toxic gas methyl isocyanate. So what do you think? This accident happened immediately? Suddenly? No. For sure there are series of events behind: unsafe acts, unsafe conditions, so many minor accidents may be behind. But the root cause of this accident is the water leaking inside the tanks, and that water reacted with the methyl isocyanate and generate exothermal reaction, and ultimately the gas started leaking from the tanks and spread over kilometers. और देखें ये रूट काज जो इन्वेस्टिगेशन से हमें पता चला कि वाटर एंटर हुआ और इस वाटर को किसी ने आइडेंटिफाई नहीं किया, टाइमली इसकी इंस्पेक्शन ना की गई, पता ना लगा कि ये वाटर कितना हैजर्डस हो सकता था इस टैंक के लिए या इस गैस के लिए या इस प्लांट के लिए या इस एरिया के लिए, तो ये चीज मिस आउट हो गई. लेकिन अगर इस वाटर को टाइमली आइडेंटिफाई कर लिया जाता, टाइमली इसको मॉनिटर कर लिया जाता, तो ये एक्सीडेंट बचाया जा सकता था. फॉर श्योर इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स और भी सीरीज ऑफ इवेंट्स, अनसेफ फैक्टर, अनसेफ कंडीशंस और भी इन्वॉल्व होंगे जिसकी वजह से ये इतना बड़ा हादसा हो गया. लेट्स डिस्कस दिस प्रैक्टिकली. जैसा कि हमने पहले देखा कि भोपाल एक्सीडेंट एक हैजर्ड से स्टार्ट हुआ, उसके बाद ओवरऑल अगर आप देखें तो ये जो एक्सीडेंट्स होते हैं ये मैटर ऑफ प्रोबेबिलिटीज होता है. ये ऐसा नहीं है कि कोई एक्सीडेंट एकदम हो जाता है, नहीं, उसके बिहाइंड द सीन बहुत सारी रीजंस होती हैं, और जिसमें जो मेन स्टार्ट होती है चीज वो आपकी स्टार्ट होती है आपके हैजर्ड्स, जिसको आप आइडेंटिफाई प्रॉपरली नहीं करते और आप मिटिगेशन मेजर्स नहीं लेते. तो उसके बाद ये कैसे हैजर्ड जो है वो आपके किस तरह से नियर मिसेस में, आपकी फर्स्ट एड्स में, फिर मेडिकल इंजरीज में और एलटीआईज में, और उसके बाद किस तरह से ये फैटेलिटी में और बिगर एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं. देखिए ये स्टडी जो आपको नजर आ रही है ये फ्रैंकफर्ट की स्टडी है. इस तरह की बहुत सारे लोगों ने स्टडी की है, लेकिन ये मोस्ट कॉमन स्टडी है जो मैंने आपके सामने डिस्कस की है. तो इसके अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके वीडियो के एंड पे आप पूछ सकते हैं, तो हम उसका प्रॉपर्ली रिप्लाई करेंगे. उसके बाद देखें जो नेक्स्ट चीज अंडरस्टैंड करने वाली है वो है टाइप्स ऑफ हैजर्ड्स. तो मेनली जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में अगर देखें तो फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और एर्गोनॉमिक्स हैजर्ड जो होते हैं ये आपकी मेन टाइप्स हैं. और अगर इसको मोर फोकस्ड वे से देखें तो मैकेनिकल हैजर्ड्स, इलेक्ट्रिकल रिलेटेड हैजर्ड्स, प्रेशर रिलेटेड हैजर्ड्स, टेम्परेचर रिलेटेड हैजर्ड्स, केमिकल हैजर्ड्स, आपका बायोलॉजिकल हैजर्ड मोस्टली आपको ये सीवरेज रिलेटेड हैजर्ड साइड पे मिलेंगे, इसके अलावा और कोई बायोलॉजिकल हैजर्ड साइड पे नहीं होता. उसके बाद आप देखें रेडिएशन रिलेटेड हैजर्ड्स हैं, साउंड रिलेटेड हैजर्ड्स हैं, सस्पेंडेड लोड, ग्रेविटी रिलेटेड हैजर्ड्स हैं, वो भी आपको साइड पे हर कंस्ट्रक्शन साइड पे, ऑपरेशन साइड पे आपको ये मिल सकते हैं. और उसके बाद आप देखें तो एक और चीज होती है मोशन रिलेटेड हैजर्ड्स. ये भी आपका मोबाइल इक्विपमेंट, मशीनरी की मूवमेंट है, वो भी हैजर्डस होती है अगर उसको प्रॉपरली आप मिटिगेट ना करें. उसके बाद देखें एक और चीज जो है वो है कि कहां कहां ये आपको हैजर्ड्स मिलेंगे, ये आपने कहां कहां फोकस करना है. तो फोकस के लिए आप देखेंगे तो मीप्स, एक वर्ड याद कर लीजिए, मीप्स में एम जो है वो मटेरियल के लिए है,
जो मटेरियल आपका इन्वॉल्व हो रहा है उसके बारे में आपने देखना है कि वो किस तरह से, उस मटेरियल के अंदर कौन कौन से हैजर्ड इन्वॉल्व है। उसके बाद आपने जो इक्विपमेंट, ई फॉर इक्विपमेंट को फोकस करना है, जो आप यूज कर रहे हैं आपके रिसोर्सेज, उसमें जो इक्विपमेंट है उनको ऊपर फोकस करना है, उसमें क्या क्या हैजर्ड हो सकते हैं। उसके बाद एनवायरनमेंट के ऊपर आपने फोकस करना है कि वर्क एनवायरनमेंट में क्या क्या हैजर्ड हो सकते हैं, यानी आपका एक्सट्रीम टेम्परेचर, हाई और लो, ये आपके लिए हैजर्डस हो सकता है। आपकी स्लिपरी कंडीशंस आपकी वर्क एनवायरनमेंट के लिए हैजर्डस हो सकती हैं। पीपल एंड सिस्टम, पीपल में आप डिस्ट्रैक्टेड पीपल लाइक वर्क ओवर एक्सटेंडेड पीरियड, fatigue people, the people with the distracted mind, not getting salary on time, वो भी हो सकते हैं। उसके बाद सिस्टम है, सिस्टम में आप क्या कहेंगे, सिस्टम में आप आपका प्रोसीजर्स, आपकी पॉलिसीज, ये सारी चीजें आ जाएंगी। देखिए बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए या रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो एक टेक्निक, उसको हम वेट कहते हैं, WET। सो W फॉर वॉक थ्रू ऑब्जर्वेशन, थ्रू जॉइंट इंस्पेक्शन आप हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Then E for examination of the documents, accident and ill health data, near miss अगर उस सिमिलर एक्टिविटीज अगर इससे पहले हुई है, उससे रिलेटेड अगर नियर मिसेज हैं, कोई एक्सीडेंट्स हैं, उस डेटा से भी आप हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Then T for टॉकिंग टू द वर्कफोर्स, जो आपकी वर्कफोर्स होती है ना, क्योंकि वो बहुत बार सिमिलर एक्टिविटीज कर चुके होते हैं, तो उनको अंदाजा होता है कि हमारी जॉब के दौरान कौन कौन से हैजर्ड्स, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड हैजर्ड्स आए थे, तो वो हमें गाइड कर सकते हैं कि किस तरह ये हमारे हैजर्ड्स जो है हमारी जॉब में अपीयर हो सकते हैं। तो ये इस तरह से आप अपनी जो हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस उसको कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए कुछ एग्जांपल्स यहां पे मैंने शो की हैं, तो ये सम एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा बहुत से हैजर्ड्स आपकी साइड में आपके काम के दौरान हो सकते हैं। वी विल कवर द रिमेनिंग स्टेप्स ऑफ रिस्क असेसमेंट इन आवर कमिंग वीडियोस। इफ यू फाउंड दिस वीडियो वैल्यूएबल एंड इंफॉर्मेटिव फॉर यू, like this video and subscribe to my YouTube channel for more safety related informative videos। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।